हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एग्रीकल्चरल साइंसेज। माई सेल्फ आलोक द्विवेदी। दोस्तों, हम इन सभी टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस को अपलोड करते हैं, तो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होते हैं ये टॉपिक्स। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। आज का जो हमारा टॉपिक है ये है पिजन पी कल्टिवेशन। ये आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाता है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन होता है ये, और जिसमें आपको कल्टिवेशन ऑफ पिजन डिटेल्ड वे में डिस्क्राइब करना होता है। तो आज हमारा टॉपिक है वो इसी के बारे में है, और हर एक इंसान के डाइट के प्लान में ये पिजन पी का रोल काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। क्यों होता है? क्योंकि काफ़ी रिच होता है, इसके अंदर अमाइनो एसिड्स। अमीनो एसिड्स थोड़ा टेक्निकल वर्ड हो गया, आसान भाषा में बोलें तो प्रोटीन की जो मात्रा होती है वो अरहर की दाल में काफ़ी प्रचुर मात्रा में होती है। काफ़ी कह सकते हैं एडिक्वेट क्वांटिटी में आपको इसमें प्रोटीन मिलता है। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा फुली डेडिकेटेड होगा पिजन पी के बारे में, और हर एक एस्पेक्ट्स को हम लोग यहाँ पर कवर करेंगे। ऐसा कोई पहलू नहीं होगा जो यहाँ पर हम डिस्कस नहीं करेंगे। एक बार मैं आपको एट ए ग्लांस दिखा देता हूँ आज हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं। पहले पिजन पी के जनरल व्यू लेंगे, देन न्यूट्रिटिव वैल्यू कौन सी है इसमें, क्लाइमेट कैसा होगा, सॉइल टाइप कैसा होगा, फील्ड प्रिपरेशन कैसे करेंगे, बोएंगे कैसे, क्या मेथड होगा, सीड रेट क्या होगा, उसकी स्पेसिंग कितनी होगी, सीड ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, मेथड ऑफ सोइंग क्या होगा, क्रॉपिंग सिस्टम किस तरीके से किया जाएगा, इंटरक्रॉपिंग आप किससे करेंगे, फर्टिलाइजर एंड मैन्योर एप्लीकेशन कैसे करेंगे, ठीक है, इरिगेशन एंड ड्रेनेज कैसे होगा, वीड कंट्रोल क्या होगा इसके लिए, हार्वेस्टिंग एंड थ्रेसिंग कैसे करेंगे, यील्ड कितनी मिलती है आपको, और रिकमेंडेशंस क्या क्या हैं जिससे कि आप अचीवर हायर करें पिजन पी यील्ड को। ठीक है, तो आज ये सब डिस्कस करेंगे हम लोग। वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा यदि आपको कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिलती है तो। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं पिजन की पी के बारे में, एक जनरल व्यू कि आखिर पिजन पी चीज क्या है। देखिए, जो अरहर है इसे आप तूर दाल बोलते हैं, बिहार में तूर बोला जाता है और उत्तर प्रदेश में अरहर की दाल बोलते हैं इसको। ठीक है, तो ये पिजन पी है, इसका जो बोटानिकल नेम है ये है आपका कैजानस कैजान। ठीक है, कैजानस कैजान के नाम से आप जो है इसको जानते हैं। अब आप इसको अलग अलग तरीके से प्रोनाउंशिएट कर सकते हैं, कोई सजानस साजन बोलेगा, ठीक है, हंसने वाली बात नहीं, कई लोग बोलते भी हैं सजानस साजन, और कोई इसको कैजानस कैजन बोलेगा। तो जो जिसको समझ में आए वो उस तरीके से बोल सकता है, जिसको जैसे याद हो जाए। बट कॉमनली अगर पूछा जाए तो इसको क्या बोलते हैं, तो इसको आप रेड ग्राम बोलते हैं, तूर बोलते हैं, अरहर बोलते हैं। वेरी ओल्ड क्रॉप है ऑफ दिस कंट्री, मतलब हमारे कंट्री की काफी ओल्ड क्रॉप है, सबसे पुरानी क्रॉप मानी जाती है। ठीक है, अगर पूछा जाए आपसे कि ग्राम के बाद यानी कि चना के बाद, चने के बाद अरहर जो है सेकेंड मोस्ट इम्पोर्टेंट पल्स क्रॉप है हमारे भारत में। सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट पल्स क्रॉप है वो है आपकी ग्राम यानी कि चना, और दूसरे नंबर में आती है आपकी अरहर। मेनली ईटन की जाती है इसको इन द फॉर्म ऑफ दाल। दाल किसको आप बोलते हैं, जब आप पल्स को स्प्लिट कर देते हैं टू पार्ट्स में तो वो बन जाता है दाल। यानी कि एक सीड है और सीड को आपने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। ठीक है, जैसे ये आपका अरहर है, इसको जब आप दो पार्ट में स्प्लिट कर देते हैं तो ये इस तरीके का बन जाता है। ठीक है, सेमी सर्कुलर, तो उसी को आप बोल देते हैं दाल। ये जो इम्पोर्टेंट आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल है, जिसके लिए जो अरहर है ये बहुत विख्यात है या जिसके लिए फेमस है, वो है इसके अंदर रिच होना आयरन, आयोडीन, इम्यूनो एसिड्स का। यानी कि जो आपके इसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं इनकी जो क्वांटिटी होती है वो काफ़ी रिच होती है अरहर में। जैसे कि इसके अंदर कई तरह के अमाइनो एसिड्स पाए जाते हैं। अमाइनो एसिड्स आपका टेक्निकल वर्ड है, इसको आप बोलते हैं आसान भाषा में प्रोटीन। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से प्रोटीन्स पाए जाते हैं वो आप देख लीजिए। जैसे कि लाइसिन मिलता है आपको, थ्रियोनाइन मिलता है, सिस्टीन मिलता है और आर्जिनाइन मिलता है। इस तरीके से आपकी अरहर हो जाती है प्रोटीन रिच। ठीक है, तो अब आप जो है अपने डाइट में अरहर को जरूर शामिल करेंगे। इसके बाद देखिए, मोर देन 80% ऑफ जो तूर प्रोडक्शन है यानी कि जो अरहर का प्रोडक्शन है ये 6 राज्यों से आता है। कौन कौन से स्टेट्स है? 6 स्टेट्स आर which contributes 80% of Arhar production. They are like Maharashtra, Madhya Pradesh, Karnataka, उत्तर प्रदेश, गुजरात एंड झारखंड। तो ये ऐसे राज्य हैं जो 80% जो है प्रोडक्शन करते हैं अरहर का। नेक्स्ट बात करें तो न्यूट्रिटिव वैल्यू क्या है अरहर की, ये आप जान लेते हैं। जैसे कि प्रोटीन का जो कंटेंट होता है वो 22.3% यानी 22.3% प्रोटीन कंटेंट इन अरहर। देन फैट इज 1.7%,
mineral is 3.5%, fiber is 1.5%, carbohydrate 57.6%, calcium 73 milligram per 100 gram, phosphorus is 304 gram per 100 gram, and iron is 5.8 milligram per 100 gram. Moisture should be 13.4%. This is the moisture which is retained by the arahar seed or pigeon pea. If we ask for the calorific value of arahar, then it is 335 kilocalorie per 100 gram. It is important, it may be asked in the form of multiple choice question. काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है कैलोरीफिक वैल्यू। इफ यू टॉक अबाउट द क्लाइमेट, अगर हम बात करें मौसम के बारे में कि कैसा मौसम पसंद है अरहर यदि आप खेती करना चाहते हैं, तो देखिए बेसिकली पूछा जाए तो प्रिडोमिनेंटली मतलब आसानी से इसको आप या ये कहें ज़्यादातर इसको ट्रॉपिकल एरियाज की क्रॉप बोला जाता है। मेनली सेमी एरिड एरियाज यानी कि जो थोड़े से सेमी एरिड, एरिड मतलब होता है सूखा और सेमी मतलब होता है आधा, ठीक है, जहाँ सेमी लग जाता है वहाँ पे आधा, यानी कि पूरी तरीके से सूखा क्षेत्र ना हो, सेमी हो, मतलब कुछ वहाँ पर बारिश भी होती हो, तो ऐसे एरियाज को आप बोलेंगे सेमी एरिड एरियाज, ठीक है। तो वहाँ पर जो है आप पिजन पी का कल्टीवेशन कर सकते हैं। पिजन पी को आप किस टेम्परेचर में ग्रो कर सकते हैं, तो यदि आप जून और अक्टूबर के महीने में आप बो रहे हैं तो आपका जो टेम्परेचर होगा पिजन पी के लिए वो होगा 26 डिग्री सेल्सियस टू 30 डिग्री सेल्सियस। यदि आप इसको नवंबर और मार्च में बोते हैं यानी कि रेनी सीजन में, तो आप जो है 17 डिग्री सेल्सियस से 22 डिग्री सेल्सियस आपका तापमान होना चाहिए। पिजन पी पूछा जाए आपसे कि किसके लिए ज़्यादा सेंसिटिव है, तो ये सेंसिटिव होती है लो रेडिएशन के प्रति। लो रेडिएशन जब होता है तो जो इसका पॉट डेवलपमेंट है वो नहीं हो पाता है मानसून के टाइम पर, क्योंकि मानसून के टाइम पर क्लाउडी वेदर ज़्यादा होते हैं और इसको जब लो रेडिएशन मिलती है यानी कि जब सूर्य की किरणें कम मिलती हैं अरहर की दाल को, तब इसमें का जो पॉड है यानी कि जो फलियां हैं उसके अंदर बीज का जो फॉर्मेशन है वो नहीं हो पाता है। इट मीन्स द लो रेडिएशन रिजल्ट्स टू द पुअर पॉड फॉर्मेशन। ये आपका जो लो रेडिएशन है डायरेक्टली लिंक्ड है आपका पुअर पॉड फॉर्मेशन से, ठीक है। तो इस तरीके से आपको याद रखना है क्लाइमेट कैसा होना चाहिए आपका अरहर का। अब बात करें कि सॉइल टाइप एंड फील्ड प्रिपरेशन यानी कि मृदा किस प्रकार की हो और जो फील्ड प्रिपरेशन है जो आप इसकी खेत कैसे आप इसका तैयार करेंगे उसके बारे में समझते हैं। देखिए जरूरी है कि यदि आपको अच्छी ईल्ड अचीव करनी है तो ब्लैक कॉटन सॉइल में आप इसका कल्टीवेशन कीजिए। वो सॉइल वेल ड्रेन्ड होनी चाहिए यानी ड्रेनेज सिस्टम वहाँ पर अच्छा होना चाहिए। जो सॉइल का पीएच होना चाहिए, व्हाट इज पीएच, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि पीएच क्या होता है। तो जो पीएच है वो होना चाहिए 7 से 8.5 की रेंज में, इतना यदि आपका पीएच। अच्छा 7.0 to 8.5 व्हाट डज इट डिस्क्राइब्स, एसिडिटी और बेसिसिटी। क्या ये एसिडिटी के एसिडिक सॉइल की बात हो रही है या बेसिक सॉइल की बात हो रही है, ये आप मुझे बताइए, या फिर न्यूट्रल सॉइल की बात हो रही है। तो आई होप आप मुझे इसके बारे में बताएंगे और आपको इसके बारे में जानकारी होगी, मैं ऐसी आशा करता हूँ। तो पिजन पी जो है ये रिस्पॉन्ड करती है यदि आपने बहुत अच्छे से सॉइल की टिल्थ कंडीशन को मेंटेन किया है और वेल ड्रेन्ड सीडबेड है, तो काफ़ी अच्छा आपको रिस्पॉन्ड करेगी, आपको ईल्ड आपके डिज़ायर के हिसाब से मिल सकती है। डीप प्लाउनिंग करनी होती है, इसमें सॉइल टर्न किया जाता है, यानी कि डीप प्लाउनिंग तो करेंगे आप, यानी कि जो जुताई करेंगे आप तो वो डीप होनी चाहिए, थोड़ी गहरा इसमें जो है थोड़ा सा खेत का जो स्तर है, जो डीपनेस है यानी कि जो डेप्थ है वो थोड़ा सा डीप होनी चाहिए। बहुत ही ऊपर ऊपर जो है खेत की जो प्लाइंग नहीं करनी है और सॉइल टर्निंग प्लाव का यूज़ करना है आपको यदि आपकी लैंड काफ़ी दिनों से खाली पड़ी है तो, और या फिर वेस्ट लैंड है तो वहाँ आपको डीप प्लाइंग करना है सॉइल टर्निंग के साथ। जीरो टिलेज सोइंग आप तब कर सकते हैं जब इंटेंसिव क्रॉपिंग सिस्टम को आप अपना रहे हों, तो आप जीरो टिलेज के मेथड से भी कल्टीवेशन इसका अचीव कर सकते हैं। एक तरीका और है जिससे आप फील्ड रोटेशन कर सकते हैं, वो है ब्रॉड बेड फरो या रेज सिस्टम। तो जो फरो प्लांटिंग है वो आपकी लो लाइन और इंटरक्रॉपिंग एरियाज में ज़्यादा रिकमेंड की जाती है। वहीं रेज्ड बेड मेथड है प्लांटिंग का, ये आप डबलिंग से अचीव करते हैं। यहाँ आप 2 इंचेस डेप्थ में जो है सीड को इंसर्ट करते हैं यानी इनकॉर्पोरेट करते हैं और रो टू रो डिस्टेंस आपकी 4 to 5 फीट होती है। इंटरक्रॉपिंग करते हैं आप इसकी सोयाबीन के साथ। ट्रांसप्लांटिंग जो मेथड है इसको बोलते हैं आप धारवाड़ मेथड और एसपीआई मेथड। इसमें
जो रिकमेंडेड स्पेसिंग है वो बोली जाती है 5x3 या 3x1.5 फीट की। तो आई होप आपको फील्ड प्रिपरेशन के बारे में चीज़ें पता चली हैं और आपको समझ में आया है। सॉइल टाइप मैंने आपको बताया ही है, हालांकि आप अरहर को वाइड रेंज ऑफ सॉइल्स में ग्रो कर सकते हैं, लेकिन जो मैंने यहाँ आपको ये पॉइंट बताया ये इसके लिए फील्ड को हायर अचीव करने के लिए आपको मदद करेगा, यानी कि आपकी डिजायर्ड जो यील्ड है वो आपको मिलेगी सिर्फ इस सॉइल में, इस सॉइल में, ब्लैक कॉटन सॉइल में। नेक्स्ट बात करें सोविंग टाइम एंड मेथड की, कब इसकी बुआई करना चाहिए आपको। तो यदि आप अर्ली मैच्योरिंग वैरायटीज लेते हैं तो आपको जून के पहले 2 सप्ताह में इसकी बुआई कर देनी चाहिए। यदि आपने मीडियम और लेट मैच्योरिंग वैरायटीज ली है तो आपको जून के आखिरी 2 सप्ताह में इसकी बुआई कर लेनी चाहिए। आप इसको लाइन सोइंग कर सकते हैं, यानी कि बाय द सीड ड्रिल आप इसको बो सकते हैं, या फिर देसी प्लाव की मदद से, या फिर डिबलर का यूज करके भी आप रिज एंड बेड्स मेथड्स में इसकी सोविंग कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करें सीड रेट एंड स्पेसिंग की, तो जो आपके डिजायर्ड जो सीड क्वालिटी होगी उसके अकॉर्डिंग आप डिसाइड करेंगे कि आपका सीड रेट और सीड स्पेसिंग क्या होगी। जैसे कि मान लीजिए कि आपका जो जीनोटाइप है सीड का, जो क्रॉपिंग सिस्टम है आपका, जो जर्मिनेशन रेट है सीड का, या फिर जो मास ऑफ सीड है, तो इस पर डिपेंड करता है कि आपकी सीड रेट और स्पेसिंग क्या होनी चाहिए। आप जैसे कि देख लेते हैं किस प्रकार से आप इनको डिफ्रेंशिएट करेंगे। यदि आपकी अर्ली मैच्योरिंग वैरायटी है, यदि जल्दी मैच्योर हो जाती है, तो 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, 1 हेक्टेयर में आपके होते हैं लगभग 5 से 6 बीघे। ठीक है, ये मैंने आपको पहले ही बताया था और आज ही बता दिया। 5 से 6 बीघे आपके होते हैं 1 हेक्टेयर में, कहीं 5 बीघा बताते हैं, कहीं 6 बीघा, बट आप लगाएंगे अगर आंसर आएगा तो 6 बीघे। ठीक है, तो 1 हेक्टेयर में 6 बीघा होता है आपका। रो टू रो डिस्टेंस आप देंगे 45 से 60 सेंटीमीटर और प्लांट टू प्लांट 10 टू 15 सेंटीमीटर। आप मुझे कमेंट सेक्शन में कंफर्म करिए क्या 5 होता है या 6 होता है। ठीक है, थोड़ा सा आप इसके बारे में सर्च करेंगे तो इससे आपको मैक्सिमम यही कर सकते हैं कि लॉन्ग टर्म जो मेमोरी है वो आपकी सेट हो जाएगी और आप दोबारा भूलेंगे नहीं कि 1 हेक्टेयर में कितने बीघे होते हैं या कितने एकड़ होते हैं। देखिए 1 हेक्टेयर में आपके 3 एकड़ होते हैं, लेकिन बीघे कितने होते हैं ये आप मुझे बताइएगा। हालांकि मैंने आपको बताया है कि 6 बीघे होते हैं, लेकिन फिर भी आप मुझे कंफर्म करके बताइएगा। मीडियम और जो लेट मैच्योरिंग वैरायटी है इसमें आप 15 से 20 किलो प्रति हेक्टेयर यानी 15 टू 10 केजी पर हेक्टेयर सीड का इनकॉर्पोरेशन करते हैं। सीड रेट के लिए रो टू रो जो डिस्टेंस है वो 60 टू 75 सेंटीमीटर होनी चाहिए, प्लांट टू प्लांट 15 टू 20 सेंटीमीटर होना चाहिए। इफ यू टॉक अबाउट द सीड ट्रीटमेंट, अब देखिए हमने बुआई तो कर दी, लेकिन जब बुआई कर दी तो फंगस लग जाता है, कई सारी बीमारियां हो जाती हैं, तो उसको ट्रीट करने के लिए हम करते हैं सीड ट्रीटमेंट। क्या करते हैं? सीड ट्रीटमेंट। तो किससे करेंगे आप सीड ट्रीटमेंट? यानी कि थीरम का यूज कर सकते हैं आप, कार्बेंडाजिम का यूज कर सकते हैं और ट्राइकोडर्मा वेरिडे का यूज कर सकते हैं, या फिर आप पीएचबी कल्चर राइजोबियम का भी यूज कर सकते हैं 7 से 10 ग्राम प्रति किलो सीड के रेट से। ठीक है, आई होप आपको सीड रेट के बारे में कंफर्म हो गया है। नेक्स्ट बात करें मेथड ऑफ सोविंग के बारे में, तो 3 तरह के बेसिकली कॉमन मेथड्स हैं जिसको आप अपना सकते हैं अरहर कल्टीवेशन के लिए, जैसे कि फ्लैट सोविंग, ब्रॉड बेड फरो एंड रिज एंड बरो फरो मेथड। ठीक है, बेसिकली जो आपका ब्रॉड बेड फरो है ये अर्ली ग्रुप या मैच्योरिंग वैरायटीज के लिए यूज होता है, और जो आपका रिज एंड फरो मेथड है ये आपका लेट मैच्योरिंग जो ग्रुप वैरायटीज हैं उनके लिए यूज होता है। बंड कल्टीवेशन आपका बेसिकली छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में ज़्यादा फॉलो किया जाता है। लेटर जो मेथड्स आपको 2 मैंने बताए हैं, एक आपका ब्रॉडबैंड फरो मेथड और एक आपका रिज एंड फरो मेथड, ये यूजफुल होते हैं जब आपका पुअर सरफेस ड्रेनेज हो और वाटर लॉगिंग जैसी कंडीशन हो, तो आपके लिए यही 2 मेथड काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं और इन्हीं को आपको फॉलो करना चाहिए। जो रेस्ड बेड एंड रिजेस है ये आपकी एरेशन एंड नोडुलेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यानी कि अगर आप रेस्ड बेड और रिजेस को अपनाते हैं तो एरेशन एंड जो नोड्यूल्स वाली जो कंडीशन है ये आपकी इसमें काफ़ी बेहतर होती है। इक्रिशाट जो है वो ब्रॉड बेड एंड फरो सिस्टम का यूज़ करता है एक्स्ट्रा अर्ली जीनोटाइप्स को ग्रो करने के लिए, और जो रिजेस एंड फरो है इनका यूज़ करता है मिड एंड लेट ड्यूरिंग जीनोटाइप्स के लिए। यानी कि जो इक्रिशाट है इसने रिकमेंड इस तरीके से कुछ किया है, तो आप इसको याद रख सकते हैं और नोट डाउन भी कर सकते हैं, क्योंकि इक्रिशाट ने जब रिकमेंड किया है इट मीन्स
that must be an important milestone to achieve the higher yield. नेक्स्ट बात करें क्रॉपिंग सिस्टम की, तो द स्पेस बिटवीन द रोज शुड बी प्रॉफिटेबली यूटिलाइज्ड, यानी कि जब आप अरहर का कल्टीवेशन करते हैं तो रोज के बीच में जो स्पेस रह जाती है तो आपको उसको प्रॉफिटेबली यूटिलाइज करना चाहिए, यूं नहीं छोड़ देना चाहिए। क्यों नहीं छोड़ देना चाहिए? क्योंकि वो फैलो लैंड आपकी पड़ी रहेगी उतनी सी फालतू और उससे आपको कोई प्रॉफिट नहीं होगा। तो क्यों ना हम उससे प्रॉफिट लें एक शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप को उगाकर, जैसे कि उड़द हो गई, मूंग हो गई, काउपी हो गई। तो इम्पोर्टेंट क्रॉपिंग सिस्टम्स हैं वो कुछ तरीके से हैं, जैसे कि मेज हो गया, पिजन पी हो गया। आप राबी में ये फॉलो कर सकते हैं। पिजन पी उड़द और वीट को फॉलो कर सकते हैं। पिजन पी शुगर केन का क्रॉपिंग सिस्टम कर सकते हैं। मूंग पिजन पी वीट का कर सकते हैं। पिजन पी पोटैटो और उर्द बीन का कर सकते हैं आप। तो इस तरीके से आप क्रॉपिंग सिस्टम कर सकते हैं, प्रॉफिटेबली यूटिलाइज कर सकते हैं स्पेस बिटवीन द रोज को। इंटरक्रॉपिंग आप किस चीज़ से करेंगे तो मैं आपको बताता हूँ। 80 से 90% जो पिजन पी है वो इंटरक्रॉपिंग के थ्रू ही कल्टीवेट किए जाते हैं। सीरियल्स के साथ भी इंटरक्रॉपिंग कर सकते हैं, लेग्यूम्स के साथ भी कर सकते हैं और लॉन्ग सीजन एनुअल्स के साथ भी कर सकते हैं। सीरियल्स की बात करें तो सॉरगम, मेज, बर्ड मिलेट, फिंगर मिलेट एंड रेन फेड राइस, इनका जो इंटरक्रॉपिंग है ये सीरियल्स की कैटेगरी में आता है और इसके साथ आप इसकी इंटरक्रॉपिंग कर सकते हैं। लेग्यूम्स में बात करें तो मूंगफली, काउपी। काउपी को हिंदी में क्या बोलते हैं मैंने आपको कई बार बताया है। बताइए कि क्या मटर है या क्या चीज़ है, या चना है, क्या है ये? मूंग बीन के साथ, ब्लैक ग्राम के साथ और सोयाबीन के साथ, इनके साथ आप इसकी इंटरक्रॉपिंग कर सकते हैं लेग्यूम्स के साथ। फिर लॉन्ग सीजन एनुअल के साथ जैसे कि कैस्टर, कॉटन, शुगर केन एंड कसावा, इसके साथ भी आप इसकी इंटरक्रॉपिंग कर सकते हैं। तो आई होप आपको इंटरक्रॉपिंग का टॉपिक क्लियर है। नेक्स्ट बात करें फर्टिलाइजर एंड मैन्योर एप्लीकेशन की, तो आप इसमें जो है 25 to 30 kg नाइट्रोजन, 40 to 50 kg पी यानी कि फास्फोरस और आप 30 kg पोटेशियम का यूज कर सकते हैं पर हेक्टेयर एज अ बेसल डोज। बाकी यदि आपसे पूछा जाए कि सर अगर इतना हमने देने के बाद भी हमें यील्ड अचीव नहीं हुई हायर, या हमारी कोई डिजायर्ड रिजल्ट हमें नहीं मिले जो हम चाह रहे थे, तो आप कराएंगे सॉइल टेस्ट अपना। सॉइल टेस्ट अगर आप कराते हैं तो देखिए कभी भी आप कल्टीवेशन करिए तो यदि आपके आसपास केवीके है यानी कृषि विज्ञान केंद्र है तो आप अपनी ज़मीन का टेस्ट जरूर करवाएं समय समय पर, जिससे कि आपको पता चले कि आपकी ज़मीन में किस न्यूट्रिएंट्स की कमी है और कौन से न्यूट्रिएंट्स आपकी ज़मीन में अधिक मात्रा में है। तो फिर आप उसको उसी तरीके से ट्रीट करेंगे तो आपको एक डिजायर्ड रिजल्ट मिलेगा और आपकी इनकम भी बढ़ेगी इससे। तो ये तरीका होता है आपका बढ़िया यील्ड को अचीव करने का। ये कुछ सेकेंडरी एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं आपके सॉइल कल्टीवेशन के लिए, जैसे कि सल्फर हो गया और आपका जिप्सम हो गया, ठीक है, जिंक हो गया। तो ये सब क्या चीज़ें हैं आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। जैसे स्टैंडिंग क्रॉप है, जो आपकी स्टैंडिंग क्रॉप हो जाती है तो आप इसमें स्प्रे कर सकते हैं 5 kg जिंक सल्फेट लाइम 2 kg डिजॉल्व्ड इन 800 to 100 लीटर पर हेक्टेयर वाटर, ठीक है। 800 से 1000 लीटर के पानी में 2.5 किलो चूने और 5 किलोग्राम जिंक सल्फेट को घोल के आप इसको स्टैंडिंग क्रॉप पर क्या कर सकते हैं, इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। आयरन आप यूज़ कर सकते हैं, यह भी आपका सेकेंडरी या माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के अंदर आता है। लाइट टेक्सचर्ड सॉइल में फॉलियर एप्लीकेशन कर सकते हैं आप इसका 120 डेज के बाद, यानी कि 120 डेज आफ्टर सोविंग आप आयरन का एप्लीकेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करें इरिगेशन एंड ड्रेनेज की, तो डीप रूटेड क्रॉप है तो इस वजह से ये टॉलरेंट होती है ड्रॉट के लिए, तभी इसे आप सेमी एरिड एरियाज में कल्टीवेट कर पाते हैं। नेक्स्ट बात करें तो यदि आपकी प्रोलॉन्ग ड्रॉट होता है तो आपको 3 इरिगेशन देना होता है। पहली जब ब्रांचिंग स्टेज होती है 30 दिन बाद बोने के, दूसरी फ्लावरिंग स्टेज पर जो कि होती है 70 दिन बाद बोने के, और तीसरी टाइम जो पॉडिंग स्टेज होती है यानी जब पॉड बन रहे होते हैं यानी कि 110 दिन बाद बोने के। फिर रिक्विजिट जो सक्सेस है पिजन पी का प्रॉपर ड्रेनेज है, यानी कि अगर आपको जो सबसे पहले प्राथमिकता दी जाए कि क्या जरूरी है जो आपको याद रखना है पिजन पी के कल्टीवेशन में, तो प्रॉपर ड्रेनेज का आपको याद रखना है कि वाटर लॉगिंग ना होने पाए। और इसके लिए जो है रिच प्लांटिंग काफ़ी इफेक्टिव है जहाँ पर सब सरफेस ड्रेनेज पुअर होता है। एनफ एरिएशन होना चाहिए जिससे कि आपके जो रूट्स हैं वो बढ़िया डेवलप हों और उनमें किसी प्रकार के डिजीज का फॉर्मेशन ना होने पाए। वीड कंट्रोल के लिए आप जो है प्री इमरजेंस के टाइम पर आप एप्लीकेशन कर सकते हैं पेंडामेथलिन का, और 600 लीटर पानी में 1 kg
पेंडामेथिलिन लीजिए, उस पर हेक्टेयर के लिए 400 से 600 लीटर पानी में मिलाइए और उसको स्प्रे कर दीजिए, इसका एप्लीकेशन कर दीजिए। ये तब जब आपका प्री इमरजेंस वाला हो, यानी कि जब आपकी जो इमरजेंस है सीड का वो ना हुआ हो, उस समय आपको इसका एप्लीकेशन करना है। वहीं अगर बात की जाए कि अगर लॉन्ग टाइम के लिए आप मतलब पोस्ट इमरजेंस टाइम पे अगर आपको वेट दिख रही है तो आप फ्लूक्लोरालीन आपका यूज़ कर सकते हैं या फिर एलाक्लोर का। बेसिकली इसमें यदि आप जो है पहले 60 दिन बहुत क्रिटिकल होते हैं, यदि आपको वेट कंट्रोल करना है तो 20 से 25 दिन जब आप जो है हो जाते हैं बोए हुए, तब आप एक बार जो है वीडिंग कर सकते हैं, मैकेनिकल वीडिंग, या फिर 45 से 50 दिन। यदि ये 2 दिन आपने ये 2 समय यदि आपने वीडिंग कंट्रोल किया तो आपके जो है जो ईल्ड है वो काफ़ी बेहतर हो जाती है और जो कंपटीशन क्रिएट होना चाहिए वीड और प्लांट के बीच में वो नहीं हो पाता है। नेक्स्ट बात करें हार्वेस्टिंग एंड थ्रेशिंग की, तो आप जानते हैं कि आपके पॉट्स जब हो जाएंगे कलर किस तरीके का, ब्राउन कलर का, तब हो जाएगी आपकी पॉट्स मैच्योर और वो हो जाएगा आपका बेस्ट हार्वेस्टिंग टाइम। बात करें कि आपको कैसे इसको कट करना है, तो 75 सेंटीमीटर अबव द ग्राउंड, 75 सेंटीमीटर अबव द ग्राउंड बाय द यूज ऑफ सिकल हम इसको कट कर लेते हैं और इसको फील्ड पर रख देते हैं 3 से 6 दिन सन ड्राइंग पर्पस के लिए, जिससे कि काफ़ी अच्छे से इनके जो फलियां हैं, जो पॉड्स हैं, वो सूख जाएं और फिर आप इसको थ्रेशिंग करके इनके बीज को, इनके सीड्स को गेन कर लेते हैं। थ्रेशिंग आप 2 तरीके से कर सकते हैं, या तो फिर पुलमैन थ्रेशर का यूज़ करके या बाय बीटिंग द पॉड। जनरली अगर आपसे पूछा जाए कि प्रपोर्शंस ऑफ सीड टू द पॉड्स क्या होता है, तो 50 to 60% होता है। जो क्लीन सीड्स हैं ये आपके लगभग 3 से 4 दिन तक सन में सन ड्राई के लिए रखना चाहिए, जिससे कि जो मॉइस्चर कंटेंट है वो 9 से 10% हो जाए, और 9 से 10% जो मॉइस्चर कंटेंट होता है सीड का वो बेनिफिशियल माना गया है अरहर को स्टोर रूम में रखने के लिए, जिससे कि जो फर्दर जो डिसीजेस जो स्टोरेज के दौरान आती हैं, जिनका सामना करना पड़ता है स्टोरेज के दौरान, जिन डिसीजेस का वो यहाँ पर नहीं हो पाती हैं, यदि इतना मॉइस्चर कंटेंट मेंटेन करते हैं तो। अगर फर्दर डेवलपमेंट ऑफ ब्रोकाइट्स एंड अदर स्टोरेज पेस्ट का को रोकना है तो रिकमेंड किया जाता है कि जो स्टोरेज रूम है आपका या जो स्टोरेज मटेरियल है, मानसून के आने से पहले आप इसको फ्यूमिगेट कर दीजिए, या मानसून के बाद भी आप इसमें ALP@1 to 2 टैबलेट्स पर टन के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। यदि आपका स्मॉल क्वांटिटी ऑफ प्रोड्यूस है, यदि ज़्यादा क्वांटिटी में आपका अरहर नहीं है, तो नीम लीफ पाउडर का भी यूज़ कर सकते हैं, आप उसको भी रख सकते हैं, या फिर नीम की पत्तियाँ ही रख देते हैं यदि आप, तब भी जो है जो स्टोरेज पेस्ट हैं वो नहीं लगते हैं। यदि आपने इन सब चीज़ों का कायदे से ध्यान रखा और इन सभी चीज़ों को आपने अपनाया जो मैंने आपको बताई हैं, यानी कि जो इम्प्रूव टेक्नोलॉजीज ऑफ एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेस को यदि आपने अपनाया, तो जो आपकी ईल्ड है ये 25 से 30 क्विंटल प्रति हेक्टेयर मिलती है आपको अंडर इरिगेटेड कंडीशन, और यदि अनइरिगेटेड कंडीशन में इसी चीज़ को पूछें तो 15 से 20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर मिलती है। यदि आपसे पूछा जाए कि ये तो आपके सीड हो गए, लेकिन जो स्टिक्स मिलती हैं आपको, क्योंकि अरहर में जो स्टिक्स होती हैं वो काफ़ी हार्ड होती हैं और काफ़ी ज़्यादा मिलती हैं, वो यूज़ होती हैं आपके फ्यूल पर्पस के लिए विलेजेस वगैरह में, तो 50 से 60 क्विंटल प्रति हेक्टेयर आपको ये मिल जाती हैं। नेक्स्ट बात करें, यदि आपको हायर अचीव करना है अपने ईल्ड में, तो आपको कुछ इन चीज़ों का ध्यान रखना होगा जो मैं आपको बताने वाला हूँ। जैसे कि आप जो है डीप समर प्लॉविंग करेंगे, समर में आप डीप प्लॉविंग करेंगे एक बार जो है 3 साल के अंतराल में। एप्लीकेशन ऑफ फर्टिलाइजर शुड बी बेस्ड ऑन द सॉइल टेस्ट वैल्यू, यानी कि सॉइल टेस्ट कराने के बाद ही आप एप्लीकेशन का यूज़ करेंगे। एप्लीकेशन इन द सेंस ऑफ फर्टिलाइजर, सीड ट्रीटमेंट करना बहुत ज़रूरी है सीड सोविंग के पहले, और विल्ट और स्टिल्टी मोज़ाइक डिसीज रेजिस्टेंट वैरायटीज़ के यदि आप बोते हैं तो आपको डिसीज़ वगैरह से निजात मिल जाती है। वैरायटीज़ हैं जैसे कि BSMR 736, 853, 846, ICPL 96053, BDN 2010, ICPL 43, 44, IPA 203, 204, 234 एंड IPH 09 एज पर द सुटेबिलिटी ऑफ रीजन। सुटेबिलिटी ऑफ रीजन का मतलब है आप अपने कृषि विज्ञान केंद्र से संपर्क कर सकते हैं कि आपको कौन से रीजन में कौन सा वैरायटी ग्रो करना है।
विल्ट रेजिस्टेंट वैरायटीज हैं जैसे कि बीएल अरहर 1, विपुल जेकेएम 189, जीटी 101, पूसा 991, आजाद के 9125, बीएसएमआर 736, बीएमए 6, एमएस, यानी कि अब इतने टेक्निकल टर्म्स को आप याद कैसे रखेंगे? तो जरूरी नहीं कि आप इन सभी को याद रखें, बस आप इतना याद रखिए कि यूज विल्ट एंड स्टेलिटी मोजाइक डिसीज वैरायटीज एंड विल्ट रेजिस्टेंट वैरायटीज। इसमें से आप एक नाम कोई सा भी याद रख सकते हैं जो आपको इजी लगे, ठीक है। हाइब्रिड वैरायटीज हैं जैसे कि PPH4, ICPH8, IPH095, ICPH2740, ये भी आप अपने केवी के, ये जितनी भी वैरायटीज हैं इनको आप बिना कृषि विज्ञान केंद्र के संपर्क के यूज मत करिएगा। अपने आप यदि आप इनको यूज करेंगे तो आपको रिजल्ट अच्छे नहीं मिलेंगे। तो आप पहले सॉइल टेस्ट जरूर कराएं, उसके बाद ही इन वैरायटीज का यूज करें। देखिए, आपके पास जो कृषि विज्ञान केंद्र है उनके पास आपके रीजन की पूरी इंफॉर्मेशन होती है कि आपके रीजन के सॉइल में किस तरीके का न्यूट्रिएंट्स एडिक्वेट क्वांटिटी में है और किस तरीके का न्यूट्रिएंट आपके क्वांटिटी में कम है इन द सॉइल। तो केवीके से संपर्क करना, यानी किसान यदि कृषि विज्ञान केंद्र से जुड़ा हुआ है तो उसको बहुत ही ऐसा रेयर कहा जाएगा कि उसको नुकसान होगा उसकी खेती से, क्योंकि वहाँ पर वैज्ञानिक बैठे होते हैं और एक्सपर्ट्स होते हैं जो आपको सही सलाह देते हैं आपके पर्टिकुलर वर्क से रिलेटेड। और इंटीग्रेटेड अप्रोच यदि आप अपनाते हैं प्लांट प्रोडक्शन के लिए तो आपको एक अच्छी यील्ड मिलती है। तो आई होप आपने पूरा जो कल्टीवेशन का प्रोसेस है पिजन-पी का, ये पूरा आपने समझ लिया है। कहीं किसी प्रकार का आपको डाउट नहीं है। यदि कोई डाउट है इस कंटेंट से रिलेटेड तो आप मुझे जो है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। Don't forget to subscribe the channel and tap the bell icon to get notification of the new videos. यदि कोई क्वेरी है आपकी एजुकेशन से रिलेटेड, कैरियर से रिलेटेड, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं alok_द्विवेदी52। टेलीग्राम ग्रुप है अपना, इसको आप ज्वाइन कर लेंगे तो आपको यहाँ पर वीडियो की नोटिफिकेशन रेगुलर बेसिस पर मिलेंगी और एग्रीकल्चर करंट अफेयर्स आपको यहाँ पर मिलते रहते हैं। सो थैंक यू गाइज, जय हिंद, जय भारत।